हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 31। तो लेक्चर नंबर 30 तक आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ हमने टेलीस्कोप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सब की बात कर ली थी। तो अब हम आगे टेलीस्कोप पर आधारित कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स को जरा समझते हैं। और काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है और इसमें आपको फार्मूले अगर याद हैं तो आराम से बन जाता है। जैसे देखिए आप, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आई पीस का जो कि कम होता है वो 5 सेंटीमीटर देखिए एज इट इज है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब फर्स्ट केस रिलैक्स्ड आई वाला कंडीशन, दैट इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उस केस में मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। और दूसरा यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, और अगर मैं मैग्निफिकेशन बोल रहा हूँ तो मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, सो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। तो एक आपका एम इन्फिनिटी पूछ रहा है, एक एम डी पूछ रहा है। और अगर नहीं कुछ कहा तो टेलीस्कोप सिर्फ लिखा तो इसका मतलब होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस केस में फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एम इन्फिनिटी और एम डी का। तो एम इन्फिनिटी का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई और एम डी का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। ओके, तो ये सब थोड़ा याद रखेंगे। और बाकी वैल्यू एफ नोट और एफ ई का दिया हुआ है। तो एफ नोट इज 140 और एफ ई इज 5। सीधा सीधा आप पुट करें, सॉल्व करें, आपको आ जाएगा ये 28 हो गया। और एम डी आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ ई बाई डी, एफ इज 5 एंड डी इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको रिड्यूस होकर 33.6 आ जाता है। सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो देखते जाएं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड an eyepiece of focal length 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो कुछ नहीं बोला कि किस कंडीशन में आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ऑल्सो पूछ रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, मतलब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल केस में एम इन्फिनिटी निकालेंगे। और अगर मन किया, अगर एम इन्फिनिटी के हिसाब से ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एम डी निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों सॉल्व कर दिया है, एम इन्फिनिटी और एम डी। तो फर्स्ट चॉइस तो एम इन्फिनिटी का ही होगा। जब आपको नहीं पता चले कि किस केस के लिए हमको मैग्नीफाइंग पावर प्राप्त करना है तो नॉर्मल केस हम लोग एम इन्फिनिटी लेके चलेंगे, याद रखिएगा। सो एम इन्फिनिटी, तो रिलैक्स आई वाला कंडीशन, एफ नॉट बाई एफ ई, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए। एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है 144 और एफ ई हो गया 6। तो आप देख सकते हैं 24 टाइम्स जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एल इन्फिनिटी, उसको आप एफ नॉट प्लस एफ ई के रूप में लिखेंगे। सो एफ नॉट प्लस एफ ई इज 144 प्लस 6, दैट इज 150 सेंटीमीटर का आपका ये टेलीस्कोप बनेगा। साथ ही आप एम डी अगर निकालना चाहते हैं तो एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी का फॉर्मूला यूज कीजिए। एफ नॉट बाई एफ ई 24 था रखिए, और 1 प्लस एफ ई जो 6 था, 6 बाई 25। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आप कैलकुलेशन करने के बाद पाएंगे 29.76 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर एम डी के केस में थोड़ी बढ़ जाती है ऑफकोर्स, और इस केस में लेंथ जो होता है टेलीस्कोप का वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो आप एफ नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपका ये दिखेगा 148.84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आराम से इन सवालों को आप खुद से भी कर लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर्मूला आपको करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला एम इन्फिनिटी एम डी, एल इन्फिनिटी एल डी, ये सारे फॉर्मूले और रिस्पेक्टिव केस ये याद रहने चाहिए। तो फॉर्मूला अगर याद है तो उसको आराम से आप अप्लाई करके बना सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे और सवाल हैं, देखते जाएं। आए बच्चों, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, देखते जाएं इसको। द आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आई पीस का आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ, मतलब एफ ई क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर नॉर्मल विजन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल विजन मतलब इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है। व्हेन द ट्यूब लेंथ इज 1 मीटर, इसका मतलब हो गया कि एल इन्फिनिटी आपको दे रखा 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। अब कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो पूछ रहा है आपसे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर इस केस में कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या होना चाहिए याद, एम इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ नॉट बाई एफ ई। तो एफ नॉट तो है नहीं हमारे पास, तो पहले तो एफ नॉट निकालना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। तो दूसरा फॉर्मूला एल इन्फिनिटी का यूज करिए, वो इस केस में क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई। यही दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पर काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, आप देखें।
अब यहाँ पर देखिए एल इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एफ नॉट आपको निकालना है और एफ ई आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ नॉट जो है वो छोड़ दो, लास्ट में यूनिट पुट करना, तो एफ नॉट हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार एफ नॉट मिल गया तो अब आपका एम इन्फिनिटी भी मिल जाएगा। एफ नॉट बाई एफ ई तो 90/10 मतलब 9, तो 9 टाइम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो गया एक आंसर यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर 9 का। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इन पर अटेम्प्ट ले सकते हैं। सिमिलर टाइप का है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हो गया हो तो मैं देखता हूँ आगे। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आपने कहा तो मतलब एम इन्फिनिटी आपने दे रखा 5। दिस सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36, तो एल इन्फिनिटी भी हो गया आपका 36। फाइंड द फाइनल इमेज एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। वही नॉर्मल एडजस्टमेंट जब बोल दिया तो वो यहीं पर जाएगा, है ना। डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दोनों का फोकल लेंथ एफ नॉट और एफ ई ये हमसे डिमांड कर रहा है। तो देखिए आपके पास यही फार्मूला है, तो वी हैव एम इन्फिनिटी जो आएगा दैट इज एफ नॉट बाई एफ ई, तो विच मीन्स एफ नॉट बाई एफ ई इज इक्वल टू 5, सो एफ नॉट इक्वल टू 5 टाइम्स एफ ई। ओके, इसे 1 मान लेंगे। और दूसरा फार्मूला एल इन्फिनिटी के लिए लिखेंगे एफ नॉट प्लस एफ ई। तो एल इन्फिनिटी है हमारे पास 36 सेंटीमीटर और एफ नॉट को आप यहाँ पर 5 एफ ई लिख सकते हैं और एक एफ ई यहाँ पर पहले से, तो ये हो गया 6 एफ ई। So this will give you the value of Fe, that is 36/6 which is 6 सेंटीमीटर। इसीलिए corresponding F नॉट जो आएगा वो L इन्फिनिटी माइनस Fe करने से आ जाएगा। तो L इन्फिनिटी वॉज 36 और माइनस Fe is 6, so that is 30 सेंटीमीटर। वैसे आप चाहते तो F नॉट इज 5 टाइम्स Fe, तो एफ ई 6 निकला तो 6 इंटू 5 30, वो भी कर सकते थे। तो चलिए कैसे भी बना सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर इज एफ ई एंड 30 सेंटीमीटर इज एफ नॉट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं निकल गया। तो ये दो फार्मूला एम इन्फिनिटी का एफ नॉट बाई एफ ई और एल इन्फिनिटी का एफ नॉट प्लस एफ ई, ये आप याद रखेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सवाल मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं। फिर देखिए एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज टू बी डिजाइन टू हैव ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 50। इस बार भी दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर 50 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दिया मतलब एम इन्फिनिटी दिया हुआ है दैट इज 50। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 102 सेंटीमीटर, सो लेंथ इसी केस का देगा 102 सेंटीमीटर। तो ये आपको एफ नॉट बाई एफ ई दे दिया और ये एफ नॉट प्लस एफ ई दे दिया। तो फाइंड द पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, तो इसी प्रोसेस से आप एफ नॉट एफ ई निकाल लेंगे और फिर 1/f का फॉर्मूला लगा के पावर भी निकाला जा सकता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्लियरली 50 इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, और तो विच इम्प्लाइज एफ नॉट इज 50 टाइम्स एफ ई। इसको नंबर 1 करते हुए एल इन्फिनिटी इज 102 इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई एंड 102 इक्वल टू एफ नॉट इज 50 टाइम्स एफ ई। बिल्कुल पिछला सवाल का पैटर्न है, तो 51 टाइम्स एफ ई। तो डेटा देखिए अच्छे से सेट किया हुआ है, तो कैंसिलेशन हो जाएगा 102 बाई 51 दैट इज 2, तो 2 सेंटीमीटर आपका एफ ई बन गया। और एफ नॉट आप यहाँ से इस बार निकाल लीजिए दैट इज 50 टाइम्स एफ ई विच मीन्स 50 टाइम्स 2 मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो एफ नॉट आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर और एफ ई आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए पावर अब आपको देखना है। तो पावर ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो 1 या 100 कर दीजिए,
अपॉन एफ ओ इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही सारा काम हुआ है, तो 100 अपॉन एफ नॉट इन सेंटीमीटर दैट इज 100, तो 100 हो गया। सो दिस मीन्स 1 डायोप्टर। ओके, इसका जो यूनिट होगा पावर का डायोप्टर में। और उसी तरह से आई पीस के लिए पी कर दीजिए, तो 100 अपॉन एफ ई इन सेंटीमीटर, तो दिस वाज 2 मतलब 50 डायोप्टर। दोनों आपका पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये आई पीस का हो गया यहाँ पर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, मालूम है हमको डी इज 25 सेंटीमीटर। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उसी डी के लिए फोकस किया गया है, ऑन ए स्केल, कहीं पर कोई स्केल रखा हुआ है, 2 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से 2 मीटर अवे, मतलब 200 सेंटीमीटर दूर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे हैं और उसको टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। तो 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव से, 200 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका एक इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, अब वो इमेज आपका वी नोट आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो वी नोट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आप कहते हैं कि फाइनल जो आपका फोकस किया हुआ है वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए ही फोकस किया हुआ है, मतलब फाइनल इमेज हमारा आई पीस से डी डिस्टेंस दूर बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग यूई भी निकाल लेंगे, है ना। तो जब आप निकाल लोगे ये सारी वैल्यू, वी नॉट निकल आएगी, यूई निकल आएगी, दोनों के मैग्नीट्यूड को आप सम करेंगे, तो आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, जो कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, वो निकल के आ जाएगा। और फर्स्ट केस का जो है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, उसमें जो आपका फार्मूला में अगर आपको याद हो तो एफ नॉट जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वी नॉट से। क्योंकि एफ नॉट आप तब रखते थे जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता था, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता था तो वो एफ नॉट दूरी पर बना देता था। सो इस केस में हमें पता है कि एफ नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाई वी नॉट। ठीक है, तो उस तरह से काम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वी नॉट को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर वी नॉट, तो वी नॉट के लिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v यहीं पर बन जाएगा, v उस साइड जाना है, सो दिस इज वी नॉट, u आपका इस तरफ आ गया, सो माइनस 200, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 50, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही रहता है। अब ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो फिर से माइनस, 1/50 माइनस 1/200। ओके, सो दिस बिकम, ये 200 एलसीएम हो गया, दैट इज 3/200। तो हमारा जो वी नॉट आएगा दिस इज 200/3 सेंटीमीटर। तो एक तो जवाब हमें ये मिल गया कि इस बार एफ नॉट पे नहीं बनेगा बल्कि 200/3 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये दूरी हमें मिल गई। ठीक है, अब हमने आई पीस को इस तरह से अरेंज करना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये निकालना है जिससे कि ये इमेज जो फाइनल बने वो कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर पर। तो यूई के लिए काम करना पड़ेगा, तो फॉर यूई, तो ये इस बार आप आई पीस के लिए काम करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। आई पीस के लिए एफ ही कर देता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए एफ ओ कर देता हूँ। चलिए, तो v यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ के लिए भी इधर ही आ रहे हैं आप, ये इसका आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई पीस के लिए, ये वाला इंटरमीडिएट इमेज। तो ये इधर से उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, उधर से इधर आएंगे तो निगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो v भी आपका निगेटिव होगा जो डी डिस्टेंस पर है, तो -25 यूई जो इधर आ जाएंगे वो निकालना है हमको। तो यूई अपने आप मैग्नीट्यूड में निकल के आएगा, जो भी आएगा माइनस लगा दिया उसके साथ, और एफ ही हमारा हो गया 5, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व करना है, तो 1/ui है ना, इक्वल टू, ये इधर जाएगा, 1/5 प्लस 1/25। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 25, तो 5 + 1 6, ऐसा कुछ हो गया।
तो यूई हमारा हो गया 25/6 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तो आपको आराम से आ गया, ये वी नॉट प्लस यूई। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहा तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले सेकेंड वाले का आंसर तो कर दें। सेपरेशन मतलब एल जो इसमें आएगा दैट इज वी नॉट प्लस यू। तो दोनों पॉजिटिव है, सीधा सीधा ऐड कीजिए 200/3। हालांकि इसको मैग्नीट्यूड वाइज करना चाहिए, कभी गलती से किसी कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर माइनस में भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना के ही काम करना है। सो मॉड लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 200/3 और 25/6, ठीक है। तो इनको आप सम अप करेंगे, एलसीएम लिया तो हो गया 6, तो 400, तो 425/6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ तो आपको बता दिया, नंबर 2 का हो गया। नंबर 1 के लिए क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए एक बार ठीक से। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग को पता है कि वी नॉट इज 200/3 एंड यू इज 25/6, एम निकालने की बात है। तो देखिए यही बात हो गई कि जो आपका इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे बन रहा था, और आप जानते थे कि जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंगल बनाएगा ऑब्जेक्टिव पर, तो ये अल्फा, और ये अपोजिट एंगल ये वाला भी छोटा सा अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला इंटरमीडिएट इमेज की लेंथ जो है एच मान लीजिए, तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan अल्फा h बाई दिस डिस्टेंस मतलब वी नॉट, और बीटा लिख सकते हैं इसी तरह से। तो बीटा जो फाइनल इमेज यहाँ पे बना था तो वो आई पीस पे जो बनाएगा, तो यहाँ पर एंगल तो बिल्कुल वही डेरिवेशन में जो काम किए थे वही चीज़ आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ। सो बीटा tan बीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका h हो गया बाई ये बेस इज यू, ठीक है, h बाई यू हो गया। और m के डिफिनेशन के हिसाब से क्या है, तो विजुअल एंगल फाउंड बाय द इमेज एंड विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो आप बीटा बाय अल्फा करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका बीटा h बाई यू, तो यू नीचे आ जाएगा, और अल्फा जो है h बाई वी नॉट, तो वी नॉट ऊपर चला जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा। सो आपका m बन गया वी नॉट बाई यू। तो आप इसको वही लिखेंगे वी नॉट बाई यू, ठीक है। जो कि पहले जनरल में क्या लिखते थे, एफ नॉट बाई यू, तो एफ नॉट विल बी रिप्लेस्ड विथ वी नॉट। ओके, एफ नॉट हटाना है, वी नॉट को लगा देना है बस। तो आप वी नॉट बाई यू कर लीजिए, हो गया। बाकी जो लेंथ था वो तो वी नॉट प्लस यू निकाल ही चुके हैं आप, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। सो 200/3 और यू हो गया यहाँ पे 25/6। तो ये यहाँ पर कैंसिल हुआ तो 2 हो गया, ऊपर लेके चले जा सकते हैं आप, तो 400/25, तो ये 4 टाइम्स मतलब 16 है ना। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो 16 हो गया। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट केस में ये जो आ गया आपका 16 आ गया है ना। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हुआ आपका, इस तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, जिसको कह सकते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा तो हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पर रहता है, स्पेशली मेंशन किया हुआ रहता कि लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए, लीनियर मैग्निफिकेशन, तब क्या होता। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए अगर काम करना होता स्मॉल m, तो उसके लिए क्या करते, ऑब्जेक्टिव ने जितना मैग्नीफाई करके दिया और आईपीस ने जितना मैग्नीफाई करके दिया, दोनों का m नॉट इंटू एम कर देना था। तो m नॉट क्या होगा, तो वही फार्मूला मैग्नीट्यूड में ही निकालिए। सो वी नॉट बाई यू नॉट, और एम का हो जाएगा इसका वी ई बाई यू, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। सो वी नॉट हमारा क्या है, तो वी नॉट तो निकला हुआ था 200/3, रख दीजिएगा। यू नॉट क्या था, तो यू नॉट ये वाला 200 था, रख दिया। फिर वी ई मतलब कि आई पीस से फाइनल इमेज का डिस्टेंस, तो वो तो 25 था, 25 रख दिया। और यू ई, तो यू ई क्या था, तो यू ई जो हम लोग निकाले वो 25/6 था, 6 ऊपर चला गया। तो देख सकते हैं आप ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर रहेगा, राइट। तो 2, तो ये 2 हो जाएगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो दुगुने साइज का दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आंसर किया जा सकता था, ठीक है। तो सेकंड वाला में अगर लीनियर मैग्निफिकेशन का, चूंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्निफिकेशन बोल रहा है, तो इसलिए हमने दोनों तरह का निकाल दिया। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जाना जाता है,
और दूसरा लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने की बात आती है तो m1 इंटू m2 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैलीलियन टेलीस्कोप पर आधारित है, एक बार पढ़िए। A Galilean telescope is 27 centimeter long when focused to form an image at infinity. Okay. If the objective has a focal length of 30 centimeter, तो what is the focal length of the eyepiece? तो corresponding थ्योरी को याद करिए, corresponding फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, आई होप कि आपने किया होगा सॉल्व। तो देखिए क्या दिया हुआ है, f0 30 सेंटीमीटर हो गया और L इन्फिनिटी दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि इस केस में अगर मैं आपको एक बार डायग्राम का याद दिलाऊं तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, गैलीलियन टेलीस्कोप 27 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन फोकस टू फॉर्म एन इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज भी इस बार इन्फिनिटी पे बन रहा है। इफ द ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस? तो यहाँ पर नहीं कुछ कहा तो हम लोग यही मानेंगे कि इन्फिनिटी पर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से इसके फोकस पर बनेगा, तो इसके फोकस पर बनने से पहले एक कॉन्केव लेंस हम लोग लगा देते थे। तो ये इसके द्वारा जो यहाँ पर इमेज बनता है ना, तो रेज जो जाती इस तरह से अल्फा एंगल बना के वो फर्दर यहाँ पर डेविएट हो जाती थी और उसके बाद इसका सीधा इमेज हम लोग को यहाँ कहीं दिख जाता था। तो अगर आपने इसको क्या कहा है कि इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए तो हमें फिर क्या करना होगा कि ये डिस्टेंस जो कि यूई है दैट विल बी इक्वल टू एफ ई के बराबर होगा, मैंने इसके फोकस पर होना चाहिए वो। तो इसके फोकस पर होना चाहिए जिससे कि अब जो ये डेविएट करेगा तो ये आपको फिर जाके वो इन्फिनिटी पर बनाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं पर इन्फिनिटी पर ले जा करके फाइनल इमेज इनलार्ज्ड बनाएगा। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस? तो इसी एफ ई की बात कही जा रही है। और ये दूरी जो होती थी हमारी ये f0 होती थी, ये याद रहेगा, ये f0 होता था। तो बस ये सब काम कर लेंगे और उसमें पुट करिए। तो L इन्फिनिटी क्या होती थी? तो L इन्फिनिटी इस केस का सीधा पता चलता था कि यहाँ से वहाँ तक f0 और उसमें फिर माइनस कर देना है f0 और उसमें से ये वाली माइनस, मतलब f ही माइनस कर दीजिए f ही। ठीक है, तो L इन्फिनिटी 27 हो गया, f0 30 हो गया, f ही आपसे पूछा जा रहा था तो f ही निकल गया। तो 30 माइनस 27 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एफ ही हो गया। तो यही पूछा जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो एफ ही 3 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड में निकला, लेकिन अब चूंकि ये कॉन्केव लेंस है तो इसीलिए फॉर कॉन्केव लेंस तो एफ ही जो है माइनस लगा के हम लोग आंसर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f0 तो पॉजिटिव ही रहता है, माइनस एफ ई, तो एफ ई का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो ये जो निकला एफ ई का मैग्नीट्यूड, और चूंकि वो कॉन्केव है इसलिए आप फिर निगेटिव साइन के साथ आंसर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से तो बच्चों देखिए थ्योरी और करस्पॉन्डिंग फार्मूला ये सब अगर आप मजबूत रखते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब आगे इसमें एक छोटा सा पार्ट बचता है रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड, उसको भी बता देते हैं, देखिए ध्यान से। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रिजॉल्विंग पावर की। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ सीइंग टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो हमारे पास है तब तो आप अलग अलग देख सकते हो उसको, लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूरी बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओ और आप दूर से देखोगे तो फिर ये एकदम क्लोज आना शुरू हो जाता है ना। तो जैसे दो पॉइंट है और उसको अगर बहुत दूर से देखा जाए तो फिर दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही आप उसको सेपरेटली देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें जैसे स्टार्स वगैरह हो गए और हम टेलीस्कोप से देखते हैं, तो स्टार्स जो है हम यहाँ बहुत दूर से देख रहे हैं, धरती से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, तो काफ़ी स्टार्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। सेपरेटली आप देख नहीं सकते साधारण आंखों से। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उन दो पॉइंट्स जो कि नॉर्मल आई से, नेकेड आई से हमें एक साथ दिख रहा था, अगर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वो अलग अलग दिख जाए तो यही हो गई उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी, जो कि रिजॉल्व कर दिया उसने चीज़ों को अलग अलग देखने के लिए। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड विथ रिजॉल्विंग पावर। तो एक बार फिर से, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ सीइंग टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। कितना कैपेसिटी है उसके पास दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देखने के लिए।
ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट द रिजॉल्विंग पावर इज एज फॉलो। सभी डिफरेंट के लिए डिफरेंट टाइप के फार्मूले आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि सबका मैकेनिज्म जो होगा वो अलग अलग होता है। तो जैसे सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप के लिए बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में क्या है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डेल्टा एक्स जिसको मान लीजिए, विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। मतलब क्या हुआ कि बिना माइक्रोस्कोप के, जैसे 2 पॉइंट ए और बी लिया हमने, 2 पॉइंट लिया ए और बी, बिना माइक्रोस्कोप के देख रहे हैं तो दोनों जो है हमें सेपरेट दिखाई नहीं दे रहा। तो माइक्रोस्कोप के लिए द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम डेल्टा एक्स करें। एंड डेल्टा एक्स इज आल्सो नोन एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एक्स को एक और नाम दिया गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे ए और बी 2 पॉइंट हो गए, और अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको अब अलग अलग देख पा रहे हैं, तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस है आपका, ये डेल्टा एक्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, आपका ये जो भी डेल्टा एक्स है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो वही कहलाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो आप उसको सेपरेट देखेंगे। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिस्टेंस से अलग होना चाहिए, तभी तो वो अलग अलग दिखाई देगा ना। तो वो कितना मिनिमम डिस्टेंस से अलग है उसको हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये कम से कम कितनी डिस्टेंस से अलग रहे कि ये आप माइक्रोस्कोप से देखें तो ये आपको अलग अलग दिख जाए। तो ये डेल्टा एक्स को जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वही बन जाएगा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो एक बार फिर से, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। तो इस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको एक रेसिप्रोकल करना है एक डिस्टेंस का बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसे डेल्टा एक्स कह रहे हैं, विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व करने का मतलब अलग अलग उसको आप देख सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इसको अलग अलग देख सकते हैं। तो कम से कम वो क्या डिस्टेंस होगा जिसके थ्रू आप अलग अलग देख सकते हैं, और उसका जब रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो ही हो जाएगा माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो मैथमेटिकली इसका जो काम किया गया इस पर, तो देखा गया कि इसका जो फॉर्मूला बनता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो 1/डेल्टा एक्स के रूप में, तो वो क्या निकल के आता है वो ध्यान देने की बात है। जस्ट इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना। तो याद रखेंगे 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा, क्योंकि ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा था, म्यू पर, थीटा पर और लेमडा पर, ठीक है। 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा। तो म्यू जो मीडियम हो गया किसके बीच, तो ऑब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्टिव है इनके बीच का मीडियम हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। और साइन थीटा, तो थीटा आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, उसका रेडियस कितना एंगल बनाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए पर, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसका रेडियस कितना एंगल बनाए हुए है, वही है आपका यहाँ पर थीटा, जो साइन के साथ यहाँ पर आएगा। और लेमडा, तो कौन सी लाइट जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज कर रहे हैं आप, तो वो कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हैं, तो वो वाला लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का, 1/डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स को आप क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, वो भी कह सकते हैं। 1/डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग निष्कर्ष ये भी निकालते हैं कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो वेवलेंथ आप जितना कम करेंगे आपका रिजॉल्विंग पावर उतना अच्छा होगा। मतलब कि रेड लाइट में आप उतना सेपरेट नहीं देख पाओगे जितना कि आप ब्लू लाइट या वायलेट लाइट में देख पाओगे, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट, जो ब्लू कलर का होता है या वायलेट कलर के होते हैं, तो उस तरह के कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। अल्ट्रावायलेट स्कैनर्स, ये सब नाम सुना होगा आपने। है तो लेमडा जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना अच्छा रहेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, ये वाला लेंस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप, इनके बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा आपको रिजॉल्विंग पावर भी उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। और तीसरी बात थी एंगल थीटा सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो रेडियस होगा ऑब्जेक्टिव का, वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर कितना एंगल बनाए हुए है, तो उस थीटा पर भी डिपेंड करता है,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका आपका ऑब्जेक्टिव का रेडियस होगा, मतलब एपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा थीटा यहाँ पे बनेगा, और थीटा ज़्यादा बनेगा तो आपके साइन थीटा की वैल्यू भी अधिक आएगी, तो रिजॉल्विंग पावर भी यहाँ पे अधिक हो जाएगी। ठीक है। तो मैथमेटिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 1/Δ is 2 mu sin theta by lambda याद रखना है, एंड दिस इज inversely proportional to lambda. Okay. So resolving power of microscope can be increased by decreasing wavelength of light, जैसा कि डिस्कस किए, और to increase the value of resolving power, the object and objective both are immersed in oil या some transparent liquid of high refractive index, जिससे कि म्यू बढ़ जाए, है ना। तो इसको अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सहित किसी ऐसे लिक्विड में डुबा दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई हो और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर अधिक मिल जाएगा। ओके। एंड ऑल्सो लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो एपर्चर थोड़ा बड़ा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू भी अधिक हो जाएगी। तो ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर। ओके। इसी तरह से टेलीस्कोप के लिए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन थीटा। लास्ट टाइम आपका रेसिप्रोकल था एक डिस्टेंस का, इस बार होगा एंगल का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन थीटा बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स which are just resolved when viewed through the telescope। तो टेलीस्कोप की मदद से जब आप दूर कहीं दो स्टार को, मान लीजिए ए और बी दो स्टार्स हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अब आपको जस्ट सेपरेट दिखाई दिया, तो उस केस में जो भी एंगल थीटा यहाँ पर बनेगा तो उसका जो आप इन्वर्स करेंगे तो वही कहलाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है। अगर ये एंगल कम हो गया कि आप इसको अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं तो फिर डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा। ये एंगल कम से कम इतना होना चाहिए जिससे कि ये ए और बी टेलीस्कोप के थ्रू देखने पर सेपरेट सेपरेट दिखाई दे, तो फिर ये एंगल का इन्वर्स कर दीजिए, वही कहलाएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। और मैथमेटिकली ये प्राप्त होता है d/1.22 टाइम्स लेमडा, 1.22 टाइम्स लेमडा। तो d/1.22 टाइम्स लेमडा, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि लेमडा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? तो डायामीटर या एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया हुआ है टेलीस्कोप का, तो इसका जो भी डायामीटर होगा, जितना ज़्यादा होगा आपका ये रिजॉल्विंग पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सो d/1.22 लेमडा। तो लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उनसे जो भी लेमडा आ रही है लाइट की वो हो जाएगी, और डी इज द डायमीटर या एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। यहाँ पर जो इस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये थीटा इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसको भी थोड़ा याद रख सकते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के मामले में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये कहलाएगा यहाँ पर थीटा, एंड इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाई टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। एंगल सबटेंडेड बाई टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ ए और बी है, विच आर जस्ट रिजॉल्व, जिसको जस्ट रिजॉल्व किया गया है बाय व्यूइंग थ्रू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से देखने पर वो जस्ट रिजॉल्व हुआ है ना। तो यहाँ पर बाई व्यूइंग थ्रू टेलीस्कोप, चूंकि नेकेड आई से आपको वो दिखाई नहीं देगा, सेपरेट नहीं दिखाई देगा, टेलीस्कोप की मदद से ही वो दिखाई दे रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो यही थीटा, ए और बी जितना भी एंगल उस आपको सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे बनाएंगे तो उसी का रिवर्स करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो मैथमेटिकली यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आता है, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, जो हम लोग का कितना आता है d/1.22 टाइम्स लेमडा। ओके। तो दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, डी पर और लेमडा पर। तो लेमडा का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से ही निकल के आ रहा है, उसको जैसा रे देना होगा, जिस लेमडा का देना होगा वो देगा। तो डी का भले कुछ कर सकते हैं, तो डी जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज भी उससे बढ़ेगा। तो इसलिए इसको लिख देते हैं क्लियरली, बाय इंक्रीजिंग डायमीटर या एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड। Also on increasing the aperture, the intensity of image formed also increases. Hence, large aperture of objective is used in telescopes. तो कोई भी टेलीस्कोप होगा उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंगे उसका एपर्चर लार्ज ही रखना होता है, कि उसके दो मेन रीजन हो गए, एक रिजॉल्विंग पावर आपका बढ़ जाता है, और दूसरा रीजन हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ द इमेज वो भी अधिक आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है।
तो और ये फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का याद रखिएगा, काफ़ी सवाल इस पर आधारित है जो बनते रहते हैं। D/1.22 टाइम्स लेमडा, तो टेलीस्कोप के लिए D/1.22 टाइम्स लेमडा, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से आई के लिए भी आप रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए भी निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं उनको भी। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए एज सच आई के लिए रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली तो डिफाइन नहीं है, लेकिन उसी तरह का कैलकुलेशन आप आई के लिए भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फॉर आई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई को देखना है ए और बी, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको सेपरेटली देखना है, तो इनके बीच कुछ कम से कम एक डिस्टेंस होना चाहिए, वो एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो फिर वो अलग अलग नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो कम से कम एक डिस्टेंस होगा एक्स, x is the minimum distance between two objects which can be seen separately by the eye, तो एक मिनिमम डिस्टेंस x हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं a और b जो है वो आंखों पर कुछ एंगल बनाएगा, इस तरह से वो एंगल थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर के बाद ही चीज़ों को ठीक से देख पाती है, तो ये कहाँ पर होने चाहिए, तो d डिस्टेंस दूर होने चाहिए, कैपिटल D विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो D हो गया भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, इस तरह से लेते हैं हम लोग। तो ये D नॉर्मल अगर आप 25 भी रख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में मान लो कि कुछ अलग दिया हुआ है, कहीं दूर रखा हुआ है दोनों ऑब्जेक्ट और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो वाला डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो D इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई भी ले सकते हैं, और 25 सेंटीमीटर यूजुअली लिया जाता है, मतलब फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये तो ऐसा भी ले सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं भाई आप 2 मीटर के बाद ही देख रहे हो चीज़ों को, तब तो ठीक है, वो 2 मीटर यूज़ करना। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है डिस्टेंस के बारे में, तो हम लोग जो मिनिमम यूज़ करेंगे डिस्टेंस आंखों से ऑब्जेक्ट की, तो वो 25 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, तो उसे भी कैपिटल D से ही दिखाते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से होगा। तो थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, तो चूंकि ये सब एंगल तो बहुत छोटा ही रहता है, तो थीटा इज सेम एज टेन थीटा, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका x/d चला आएगा, सो x/d हो जाएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ आई के लिए एक बात आपको जाननी चाहिए कि आई सेपरेटली दो चीज़ों को तभी देख सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट जो छोटा से छोटा साइज का भी होगा, तो उसको वो तभी देख पाएगा जब उसके द्वारा आंखों पर जो विजुअल एंगल बनेगा वो एंगल थीटा की वैल्यू कम से कम 1 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ये आई की अपनी कैपेबिलिटी होती है। 1 मिनट तक का एंगल, विजुअल एंगल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना देता है आंखों पर, तो वो ऑब्जेक्ट आंखों के लिए विजुअल होगा। 1 मिनट से कम अगर हुआ तो विजुअल नहीं होगा। 1 मिनट क्या होता है, तो 1/60 डिग्री, मतलब 1 डिग्री को 60 बराबर बराबर भाग में बांट दो, तो एक छोटा भाग जो आएगा वही कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, तो वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो एज वी नो दैट फॉर आई मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी सेपरेटली, दैट इज 1 मिनट, मिनट को इस तरह से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट 1/60 डिग्री, और फिर यहाँ पर थीटा जो हमें होता है रेडियन में लेना होता है ऐसा यूनिट, तो 1/60 इंटू π/180 कर देंगे, तो ये रेडियन में आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड थीटा है जिससे कि ये सेपरेटली दिख जाए, वो हमारा इतना रेडियन का हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं π/60 इंटू 180 इक्वल टू x/d, ठीक है, इस फॉर्मूले से x/d। तो यहाँ से आपको कभी कभी क्वेश्चन में x अगर पूछता है तो x आप लिख सकते हैं π/60 इंटू 180 और इंटू d, ठीक है। तो d अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही पुट करेंगे, नहीं दिया है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर को पुट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आई के लिए, आप इस तरह से देख सकते हैं। और एज सच यहाँ रिजॉल्विंग पावर ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया है, 1/थीटा या फिर 1/थीटा तो बोल या 1/x इस तरह का नहीं है डिफाइन किया हुआ, तो हम अलग से उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन है उसी तरह का आपको कैलकुलेशन। आपसे वो मिनिमम डिस्टेंस x पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक बच गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर, उसके लिए डिफाइंड है, तो उसको देखिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों अबाउट रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये भी फंक्शन जो है लगभग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तरह ही है, लेकिन अंतर यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव नेचर का होता है, वो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ बनता है,
और इसमें खासियत यही हो जाती है कि रिजॉल्विंग पावर के लिए हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, और ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके जो लेमडा होते हैं ये बहुत बहुत कम होते हैं। अब बहुत बहुत कम होते हैं तो फिर इसका जो रिजॉल्विंग पावर आएगा ऑफ कोर्स वो बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। तो नॉर्मली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक बेनिफिट है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। एज वी नो दैट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन स्टीड ऑफ लाइट। दीज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज ए वेव, और वो कौन सा वेव, तो मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसके बारे में बताया गया था। तो मॉडर्न वाले टॉपिक में इसको डिटेल में और बताया जाएगा, तो वहाँ जाके आपको देखना है। तो देखिए, सिंस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस द रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस वेरी वेरी मच। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मैथमेटिकली आप यही जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, जहाँ पर वी जो होता है एसिलेटिंग पोटेंशियल होता है। ऑसिलेटिंग पोटेंशियल क्या हो गया कि वो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल इज एसिलेटेड। चार्ज पार्टिकल को जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर रख करके एसिलेट कराया जाता है तो वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो लेमडा उसके इन्वर्सली आता है रूट अंडर करते हुए। अब रिजॉल्विंग पावर आप जानते हैं 1/λ, और लैम्डा इज इक्वल टू 1/√v। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। तो जितना ज़्यादा एसिलरेटिंग पोटेंशियल आप देंगे इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को, रिजॉल्विंग पावर हमें उतना ज़्यादा मिलेगा। हैंस रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग एसिलरेटिंग पोटेंशियल v ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को के एसिलेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा करके आप रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर दो केस दे दे तो Rp1/Rp2 करेंगे तो √V1/V2, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा डी ब्रॉगली मैटर वेव का जो थ्योरी है उसके हिसाब से लैम्डा h/p बताया गया। p हो गया आपका लीनियर मोमेंटम mv, तो h/mv। और उसके बाद जो ये लीनियर मोमेंटम है दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज √2mEk। E हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो h/2√2mEk। और E जो होता है वो q/v, यही एसिलेटिंग वोल्टेज आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है लैम्डा के लिए आप कैलकुलेशन करने के लिए निकालते हैं, जो आप मॉडर्न में डिटेल में पढ़ते हैं मैटर वेव्स के अंतर्गत, ठीक है। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एम बी मास एंड वेलोसिटी, ई के काइनेटिक एनर्जी, क्यू चार्ज, वी एसिलेटिंग पोटेंशियल, एंड ये कैपिटल भी है याद रखिएगा, और इसे हम लोग स्मॉल वी के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ वाला ये वाला जो है यही है बस वेलोसिटी, ठीक है। बाकी जितना भी वी दिख रहा है ये वाला ये सब क्या है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल है, ओके, जिससे कि चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कराया गया। तो यहाँ तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन को एसिलेट कराया गया, तो एसिलेटिंग पोटेंशियल इज पी, ओके, एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे बस आपको बस थोड़ा सा बस इतना सा ही जानना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिलरेटिंग पोटेंशियल। एसिलरेटिंग पोटेंशियल को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रूट के अंडर में करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सो रिजॉल्विंग पावर एसिलेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा करके काफ़ी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मैटर वेव्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी थ्योरी थी रिगार्डिंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इतना से काफ़ी काम चल जाता है आपका। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना तक ही रखेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लीजिए पूरा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मन लगा के पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।